प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बेईमानों की नींद हराम होने वाली है। पीएम ने कहा कि ये भूमि वीर अब्दुल हामिद की है, जिन्होंने 65 के युद्ध में पाकिस्तान को पाठ पढ़ाया। पीएम ने कहा कि मैं यहाँ के लोगों का बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने 2014 में मुझ पर विश्वास दिखाया। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है, आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं, और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के लिए। नोटबंदी पर पीएम ने कहा कि गरीब चैन की नींद सो रहा है, अमीर नींद की गोली खरीद रहा है। गरीब की मदद करने के लिए। नोटबंदी पर पीएम ने कहा कि गरीब चैन की नींद सो रहा है, अमीर नींद की गोली खरीद रहा है। चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। पीएम ने कहा कि यूपी ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, मैं यहाँ से 9वां प्रधानमंत्री हूँ। मोदी ने यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पंडित जी के जन्मदिन पर अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। आपके दल के नेता, आपके परिवार के नेता मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हो, तो भी पंडित जी आपके जन्मदिन पर ही वो अधूरा काम आज मैं पूरा करने की कोशिश। 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की ये पहली रैली है। इस दौरान पीएम मोदी ने नोटबंदी पर हो रही परेशानी पर कहा कि कोई भी काम करो, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। बैंकों में नोटों की कमी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रिंटिंग प्रेस से नोटों को पहुंचाने के लिए आरबीआई ने इंडियन एयरफोर्स से मदद ली है। प्रिंटिंग प्रेस से नोटों की खेप देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। सरकार ने 5 ग्लोबल मास्टर से आरबीआई के मैसूर प्रिंटिंग केंद्र से देश के अलग अलग जोनल सेंटर में पैसे भिजवाया। वहीं 3 ग्लोबल मास्टर की मदद लेकर नागपुर से आरबीआई के जोनल सेंटर पर नोट पहुंचाए गए। इसके अलावा रीजनल सेंटर तक पैसे पहुंचाने के लिए MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। सरकार का दावा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर सभी बैंकों में पर्याप्त रकम पहुंचा दी जाएगी, जिससे लोगों की परेशानियों में काफी कमी आएगी। देश भर में नए नोटों की दिक्कत के बीच कुछ दिलचस्प खबरें भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर बना मराठा रेस्टोरेंट संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। हाईवे से गुजरने वाले लोग यहाँ पैसों की चिंता छोड़कर मुफ्त में खाना खा सकते हैं। मराठा रेस्टोरेंट ने बाहर ये जानकारी भी छपवा रखी है कि नोट की चिंता किए बिना आप यहाँ खाना खा सकते हैं। वो आओ खाना खाओ, अगर आपके पास पैसे है तो दो, नहीं है तो जब चलन में आएंगे या आप फिर से आएंगे तब हमारे पास जो ये बिल है वो तब आपने हमें पेड कर। दूसरी ओर तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में अभी भी लोग दान के तौर पर 500 और 1000 के पुराने नोट दे रहे हैं। रविवार को जब नोट की गिनती हुई तो 44 लाख रुपए के 500 और 1000 के नोट मिले। मंदिर इन पैसों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगा। वहीं अब 500 के नए नोट भी मार्केट में आने शुरू हो गए हैं, जिसकी सप्लाई धीरे धीरे शुरू की जा रही है, जिससे पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है कि नए नोटों की किल्लत जल्द दूर होगी। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद काले धन को सफेद करने वालों पर सीबीडीटी की पैनी नजर है।
खासकर सोने की बिक्री और कैश मूवमेंट को लेकर आईटी विभाग ज्वेलरी की दुकानों पर खासा नजर रख रहा है। इसके साथ ही एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग ने ज्वेलर्स से 100 दिनों का ब्यौरा मांगा। गोवा में आईटी विभाग ने लाखों की नकदी और सोने के गहने जब्त किए। कोलकाता में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की गई। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी बैंकों की लाइन में नकली ग्राहक बनकर भी खड़े हो रहे हैं। ब्लैक मनी को लेकर इनकम टैक्स विभाग के अफसर देश भर के हवाई अड्डों पर भी नजर रखे हुए हैं। आईटी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि हम ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं कि कहां परचेज पेमेंट में अचानक बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी के बाद सोने के दाम 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगने के बाद नक्सली खेमे में बौखलाहट है। नक्सली जनधन योजना के तहत खोले गए खाते में पैसे खपाने की फिराक में हैं। खुफिया विभाग को ये भी जानकारी मिली है कि नक्सली कैश वैन को अपना निशाना बना सकते हैं। नोटबंदी के बाद रांची पुलिस ने उग्रवादियों के 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। रुपयों की बरामदगी से साफ हो गया कि उग्रवादी संगठन अपना पैसा खपाने में जुटे हैं। नक्सली और उग्रवादी संगठन तरह तरह के तरीके अपनाकर अपने काले पैसे को व्हाइट करने में जुटे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक नक्सली जनधन योजना में खुले गांव के लोगों के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नक्सलियों की गतिविधि को देखते हुए पुलिस अब कैश वैन को लाने ले जाने में सतर्कता बरत रही है। ऐसे किसी भी मामले से निपटने के लिए झारखंड पुलिस लगातार आईबी की संपर्क में है। जो प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट में हो रहा है उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसके अतिरिक्त नक्सलियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी हुई है। न केवल हमने बल्कि जो आसूचना हमारी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो सरकार के अन्य तंत्र हैं, इनकम टैक्स है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या एनएनसीबी है, ये लोग सब लोग मिलके हम लोग समन्वय स्थापित किए हैं। और हम नोट पर प्रतिबंध लगने के बाद नक्सलियों के खजाने पर असर पड़ना लाजमी है। ऐसे में वे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए ज्यादा से ज्यादा रकम भेजी जा रही है। बिहार में 8 महीने के बाद शराबबंदी कानून में बदलाव होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद कार्यक्रम के बाद इसके संकेत दिए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जी पुरवैया ने पहले ही ये बता दिया था कि सरकार इस विधानसभा सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन ला सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहत महसूस कर रहे हैं। शराबबंदी कानून पर विचार मंथन पूरा हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में नीतीश कुमार ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ संवाद किया। सरकार को सुझाव देने वाले में आम लोगों के अलावा बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल था। कानून के कड़े प्रावधानों और विपक्ष के लगातार विरोध के बाद शराबबंदी कानून में कुछ लचीलेपन की मांग उठी। इसके बाद सरकार ने 12 नवंबर तक लोगों से सुझाव देने का समय मांगा था, लेकिन इस संवाद में विपक्ष शामिल नहीं था। कयास लगाए जा रहे हैं सुझावों पर अमल और कानून में बदलाव को लेकर सरकार जल्द सर्वदलीय बैठक भी बुलाएगी। शराबबंदी में आगे क्या हो सकता है? संभावना है कि शराबबंदी कानून में सजा की सीमा कम की जा सकती है। संभव है कि पूरे परिवार की गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई जा सकती है। विभिन्न देशों से और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए 37 व्यक्तियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर के शराबबंदी के कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, विभिन्न प्रावधानों पर हुई और बहुत विविधता वाले, बहुत वैरायटी वाले सुझाव मिले हैं जिनको रिकॉर्ड कर लिया गया है। आगे विभाग उसका अध्ययन करेगा और उसके बाद उस पर विचार करेगा। जिस हिसाब से रुपया चेंज करा रहे उस हिसाब से जिनके पास शराब है वो भी एक जगह केंद्र बना दिया जाए कि वहाँ अपना शराब को जमा कराए और जो उसका पैसा है वो ले ले, क्योंकि काफी ऐसे जगहों पे जिनका शराब है छुपा के रखे हैं वो उससे बाहर निकल करके आ जाएगा। तो तरह तरह का सुझाव हर जगह से आने का काम होगा। इसमें हम लोग सरकार देखेगी। अगर शराबबंदी कानून में बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है कि जो लगातार विपक्ष दबाव बना रहा था वो दबाव कम होगा और सरकार की जो कड़े कानून को लेकर फजीहत हो रही थी वो फजीहत भी कम होगी। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम रघुवर दास ने बड़ी बात कही। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम रघुवर दास ने कहा कि रांची में बैठकर सॉफ्टवेयर बनाओ और फिर उसे अमेरिका में बेचो। रांची के डीपीएस स्कूल में आयोजित आईटी टैलेंट सर्च उड़ान 2016 में रघुवर दास ने राज्य के आईटी विशेषज्ञों से ये आह्वान किया।
इस दौरान सीएम ने मौजूद बच्चों से सवाल जवाब भी किए। टैलेंट सर्च में 4280 स्कूलों के करीब 1.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2 चरणों में ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया था और इसका फाइनल आज था। फाइनल राउंड के बाद 102 बच्चों को सरकार हर महीने छात्रवृत्ति देगी। फाइनल के लिए 17 टीमों का चयन किया गया है। सभी टीम में 2 बच्चे शामिल हैं। छात्रवृत्ति देने की शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस के दिन होगी। सरकार की सोच है कि इस कदम से आने वाले बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस राज्य के जो पढ़े लिखे नौजवान जो IT के में विशेषज्ञ हैं, बाहर मत जाओ रोजगार के लिए। झारखंड स्टार्टअप में हम आपको पैसा देंगे, छोटे छोटे कंपनी बनाओ, यहीं से बैठ के सॉफ्टवेयर बेंगलोर और अमेरिका में, क्यों घर परिवार छोड़ के बाहर जाए। हम राज्य के विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो गैर सरकारी विद्यालय हो, पढ़ रहे बच्चों के अर्ली स्टेज पे हम IT टैलेंट की एक तरह से इम्तिहान ले रहे हैं और उसमें जो प्रतिभाएं सामने निकल के आ रही हैं उनको हम प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड सरकार की इस कोशिश का नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उम्मीद है सरकार की इस पहल से राज्य की तस्वीर जरूर बदलेगी। झारखंड पुलिस में आएगी नियुक्ति की बहार। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिसंबर तक 2000 नियुक्ति का ऐलान किया है। साथ ही हर साल 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति होगी। झारखंड में पुलिस की सेवा में आने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। हर साल 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति होगी और इस वर्ष 30 दिसंबर तक 2000 नियुक्तियां होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में डोरंडा के जयकुंड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ये ऐलान किया। 7 शहीद के परिजनों को भी सम्मानित किया और झारखंड के नौजवानों को पुलिस विभाग में भर्ती की नई सौगात भी दी। सीएम ने 14 पुलिस विभाग के भवनों का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को चेतावनी दी। इधर कालाधन और भ्रष्टाचारियों पर लगाम की पूरी तैयारी की भी बात कही। 30 दिसंबर तक 2000 नियुक्ति पुलिस की नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग ने एक और योजना ली है, हर वर्ष 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति करना, जिसमें उग्रवाद के क्षेत्र के जो लड़के लड़कियां, उनको चिन्हित करके इस वर्ष 10,000 और 2500 सहायक पुलिस, जिसे 10,000 मंथली रुपये मिलेंगे। सरकार और प्रशासन का इस बात पर जोर है कि शांति और विकास एक साथ साथ चले, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बंद कमरे में मिली युवती की लाश। कमरे के बाहर लगा था ताला। किसने की हत्या? क्या था मकसद? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं? क्या कानून से नहीं लगता है डर? बिहार में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या की बाढ़ आ गई है। कहीं पत्रकार की हत्या होती है तो कहीं हॉकर की। सरकार सुशासन के दावे करती है, लेकिन इन दावों और हकीकत में कोसों की दूरी है। राजधानी पटना के लोहानीपुर रेलवे हंटर रोड के एक मकान से एक युवती की लाश मिली। हत्या किसने की और इसका मकसद क्या था, ये पता नहीं चल पाया। हालांकि जिस कमरे में लाश मिली उस पर बाहर से ताला लगा था और शव को चादर से ढका गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब कमरे से बदबू आने लगी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला। कमरे में मौजूद साक्ष्य को देखकर बताया जा रहा है कि युवती का नाम चांदनी देवी था। वो 1.5 महीने पहले ही मुन्ना नाम के एक व्यक्ति के साथ किराए पर रहने आई थी, जिसे उसने अपना पति बताया था। हालांकि मुन्ना कौन था और वो कहां है, इस बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस हत्या से सवाल ये है कि क्या बिहार में अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं? क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम है? सवाल कई हैं, जिनका जवाब खोजना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रंजित मंडल को बिहार एसटीएफ ने लखीसराय से गिरफ्तार किया है। अपहरण का कारोबार चलाने वाले रंजित मंडल ने दिल्ली के 2 पत्थर व्यवसायी भाइयों को पटना एयरपोर्ट से अगवा किया था।
जिनकी तलाश के लिए पटना पुलिस के एसएसपी मनुमारा, नीलकंठसराय के कजरा के जंगलों की खाद छानी और आखिरकार दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर सेक्टर 8 में रहने वाले कारोबारी बाबूलाल शर्मा के दोनों बेटे कपिल और सुरेश को सकुशल ढूंढ निकालने में सफलता पाई थी। मनुमारा ने इन दोनों भाइयों को खोज निकालने के बाद साफ कर दिया था कि ये किसी और की नहीं बल्कि रंजीत मंडल की करतूत है। इसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल फोर्स लगी हुई थी और सोमवार की सुबह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रंजीत मंडल शिक्षा माफिया और अपहरण के धंधे का बादशाह रंजीत डॉन गिरोह का गुर्गा है, जिसे एसटीएफ ने पहले कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा रंजीत मंडल को पुलिस पटना ले आई है। रंजीत मंडल और रंजीत डॉन की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने राहत की सांस ली है। नालंदा में आस्था की बेला थी, लेकिन हैवान के मन में पाप था जिसे वो एक युवती के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन जब युवती ने मना किया तो वो हैवान महापापी बन गया। मन में वासना और दिमाग में नापाक इरादा लिए वो शक्ति धाम पहुंचा था, जहां लोग अपने कुकर्मों की माफी मांगते हैं। वो गुनाह को अंजाम देने पहुंचा था। पूरा वाकया नालंदा के चंडी थाना इलाके का है, जहां मंदिर में एक युवती को रेप का शिकार बनाने की कोशिश की गई। गुनाह का आरोप गांव के ही एक शख्स पर है और जब युवती ने इसका विरोध किया तो वो हैवान बन बैठा और उसने युवती के जिस्म पर चाकू से वार कर दिया। गर्दन और कमर को चाकू के वार से लाल कर दिया। नापाक इरादों की शिकार युवती को इलाज के लिए अब सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित के परिजनों की माने तो उसे शिकार तब बनाया गया जब वो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गांव के ही देवी मंदिर में पूजा करने गई थी। उसको साथ रह जाने की बेचारे घर आके अपना गार्जियन को कहा। उनको गार्जियन बहुत सदस्य हैं, तो इन लोग कहा कि बाबूजी दबावा थी ना, हम एक घर हैं तो हमरा उजाड़ दबा। तो लड़का को हम लोग दबाव दिए। उसके बाद उनको गार्जियन कहें कि चाचा आप इसका सजा छोड़ दिया जाए। और फिर दोबारे आज कांड कर दिया। क्या किया मंदिर में पूजा करने के लिए 8 बजे सवेरे एक ही काम किया तो उसको दाव में लगाए हुए था कि चाहिए अकेले ही पकड़ाई। जो है मंदिर के सिकली लगाकर और इसको मार पीट किया। अंतिम में हल्ला करने चाहा तो उसको छुरी मारा। कई जगह मारा हो जाएगा। पीड़ित लड़की के परिजनों के मुताबिक ये महापापी पहले भी कई बार छेड़खानी की कोशिश कर चुका था, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी। आस्था पर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन जब जिंदगी दांव पर लगाकर आस्था की पूर्ति की जाए तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। फतवा में जो तस्वीर जी पुड़िया को हाथ लगी है वो चौंकाने वाली है। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन इनको देखकर कौन कहेगा इन्हें जिंदगी की तनिक भी परवाह है। इन्हें नहाने जाना है, कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य कमाना है। चाहे जैसे हो, ट्रेन में जगह मिले ना मिले, ट्रेन के दरवाजे बंद हुए तो क्या हुआ, साइड सिस्टम है ना। हिम्मत दिखाई और सटासट चढ़ गए ऊपर। स्नान के बहाने स्टंट दिखाने का मौका भी मिल गया। बड़े तो बड़े बुजुर्गों की जोड़ आजमाइश भी देखिए, ट्रैक पार करते हुए। कौन कहेगा इन्हें देखकर कि ये बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को सड़क पार कराने के लिए भले ही मदद की जरूरत पड़े, लेकिन रेलवे ट्रैक वो ऐसे पार करते हैं कि कलेजा मुंह को आ जाए। बाबा रे बाबा, सामने से आती ट्रेन के इंजन से बाबा भिरने का मादा रखते हैं। ये स्टंटबाजी काबिले तारीफ नहीं बल्कि चेतावनी है। पुण्य कमाने के चक्कर में ट्रैक पार करते वक्त दुनिया से ही पार न हो जाएं। बड़े बूढ़े खतरों से खेल रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये साथ लेकर चल रहे हैं उनकी जान से भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। सवाल में सवाल ही सवाल है। यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगाने वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन आंखें मूंदे इसी तरह बैठा रहेगा? क्या कार्रवाई के लिए किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा? झारखंड के 17वें स्थापना दिवस को लेकर के आप देख सकते हैं विशेष तैयारियां जो है रांची के मोराबादी स्थित फुटबॉल मैदान में हो रही है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में काफी भव्य तैयारियां की गई है और इन तैयारियों जो समीक्षा जो है खुद सीएम सचिव हो रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार जी।
संजय जी, इस बार की अगर हम बात करें स्थापना दिवस की तो काफी खास देखने को मिल रहा है। नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं और जिस तरह की तैयारियां हैं तो देखकर लग रहा है कि कुछ न कुछ आकर्षक होगा, बड़ा होगा। आम आदमी के लिए क्या? सबसे पहले तो झारखंड के 17वें स्थापना दिवस पर मैं सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उसको नमस्कार भी करता हूं। जाहिर सी बात है कि ये राज्य 16 वर्ष का हो गया है, यंग है, वाइब्रेंट है और बहुत कर गुजरने की तमन्ना राज्य में। इस वर्ष जो थीम है वो है झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है, झारखंड का जो कल्चर है, उसकी विविधता को, उसकी जो वाइब्रेंसी है, उसका जो कलर है, उसको उभारने के लिए। संजय कुमार जिन्होंने हमसे झारखंड के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर के खुल के बात की। नालंदा विश्वविद्यालय में एक छात्र ने टांगा से बल्ब और पंखा चलाने की तकनीक ईजाद की है। ये कारनामा कर दिखाया है नालंदा विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र ने। टांगे चलेगा और बल्ब जलेगा, बल्ब ही नहीं जलेगा, पंखा भी चलेगा। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। ये कारनामा कर दिखाया है नालंदा विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र ने। दरअसल राजगीर में टांगा चलाने वाले लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पाती। लिहाजा अविनाश ने कुछ करने की सोची और ये कारनामा किया। इसके लिए बाकायदा पशुओं की देखरेख का भी एक कैंप लगाया गया था, जहां उन्हें पशुओं की देखभाल के साथ साथ नई तकनीक की भी जानकारी दी गई। इसमें एक गियरिंग मोटर है और गियर शाफ्ट है, जिस गियर शाफ्ट को हमने ट्विन मोटर शाफ्ट में कन्वर्ट करवाया है और उस शाफ्ट में बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं और उसको स्टोर करवाते हैं। और जो स्टोरिंग का प्रोसेस है वो स्टोरिंग का प्रोसेस हमारे डीसी डायरेक्ट वोल्ट से स्टोर करते हैं। हमने ये डिज़ाइन किया कि कैसे एनिमल्स का केयर ले पाए वो, क्योंकि एनिमल्स का केयर अगर नहीं लिया जाएगा तो इनकी लाइवलीहुड कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। भारत में होनहारों की कमी नहीं, बस जरूरत है उनके हुनर को पहचानने की और निखारने की। लिहाजा सरकार को चाहिए कि ऐसे कुशल लोगों को आगे बढ़ाएं, जिससे नए आविष्कारों से देश को भी रूबरू कराया जा सके। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में ही उनकी तकदीर है। बिहार के पूर्णिया की हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके बाद आप खुद से एक सवाल करेंगे, क्या यही है बच्चों की तकदीर? इस बाल दिवस पर जरा सोचिए। ये बिहार के नौनिहालों की दो तस्वीरें हैं, एक बदहाली की, दूसरी बदलाव की। फर्क है तो बस सोच का। सोच नंबर 1, अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सोच का नतीजा है कि वो अपने बच्चों को मखाने की चूल्हे की भट्टी में दिन रात झोंके रखते हैं। मखाने फोड़ने के चक्कर में कई बार आंखें फूट जाती है, हाथ चल जाते हैं। भट्टी में मखाने के साथ इन बच्चों का भविष्य भी भुन रहा था। अब सोच नंबर 2, बच्चों की तरफ को महसूस किया पूर्णिया प्रशासनिक अधिकारियों ने। छोटे से गुप्त अंधेरे के कमरे में जल रही भट्टियों में गए, उसकी तपन को महसूस किया और उन्हें उजाले की मोड़ने की कोशिश की। बच्चों को डीआईजी और एसपी ने किताब कॉपियों के साथ खेल के सामान भी बांटे और साथ में अमित सीख भी। फिर क्या था, प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों ने मखाने का हार पहनाया, मखाने से ही स्वागत किया। जीवन में अनुशासन, आगे बढ़ने की सीख इन्हीं की जुबानी सुनिए। काफी ये लोग गरीब आदमी मकाना पोसा है, कमाता है, पढ़े भी करेगा और कमा खाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनको शिक्षित करने का प्रयास है, एक छोटा सा पुलिस शासन के द्वारा प्रयास किया गया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं है और मैं समझता हूँ कि हम लोग आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। दरभंगा से अधिकतर परिवार पूर्णिया के हरदा, बलोड़ी और खुशकी बाग में मखाना फोड़ते हैं और 6 महीनों के बाद वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। बहरहाल
प्रशासन ने शाम की पाठशाला का इंतजाम किया है। गरीबी और पेट की आग से जूझते लोगों की आगे की पीढ़ी संवर सके।